बताऊंगी। और फिर हम कुछ चैप्टर्स हैं जो रिसर्च आर्टिकल में हम ऐड ऑन करते हैं इन ऑर्डर टू राइट अ मैन्युस्क्रिप्ट या फिर आर्टिकल हम कहते हैं, जो कि हम जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए लिखते हैं। और देन हम कुछ मेथोडोलॉजी के पार्ट्स हैं, ठीक है, सब पार्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पर रखा है। और टाइम शॉर्टेज की वजह से वो माइक बंद। फिर इनको मैंने कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में भी। फिर हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल। अच्छा, इससे पहले आई होप आप लोग डिफरेंट फील्ड से हैं, लेकिन आई होप आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ड्यूरिंग योर स्टडी रिसर्च से, तो आपको ज़रूर पाला पड़ा होगा। तो कोई मुझे बताएगा रिसर्च क्या होती है? एनीबॉडी प्लीज। नोबॉडी? इनमें किसी को रिसर्च का आइडिया नहीं है? जी, चलिए, anyone इट्स ओके, from हम audience स्टार्ट please करते हैं इसको। response about the research. जी। जी, ऑडियंस से आगाह कर रहा था कि anyone any idea about the research. जी मैडम, स्टार्टअप करें। ओके। रिसर्च बेसिकली जब आप अपनी डिग्री के लेवल पर हैं, ठीक है, आपको ये रिसर्च का वर्ड बहुत सी जगहों पर सुनने को भी मिल रहा होगा। बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ये प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। बेसिकली जब आप कोई न्यू डायग्नोस्टिक टूल डेवलप कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ चेक करना है, सपोज आप किसी डिजीज को चेक करना चाह रहे हैं कि वो कितनी प्रेवलेंट है आपकी पॉपुलेशन में, या ऐसा जो आपने कोई ड्रग इन्वेंट की है और आप उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको किस अप्रोच के थ्रू चेक करेंगे? दैट इज बेसिकली द रिसर्च, ठीक है। और रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे से आप कंडक्ट करते हैं, एक सीक्वेंस वाइज इसके स्टेप्स हैं, और फाइनल आप बिल्कुल फाइनल एनालिसिस तक जाते हैं, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फाइनल आप कंक्लूड करते हैं बेसिकली। तो रिसर्च के लिए आपके पास सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम का होना लाजमी है, ठीक है। तो एनी हाउ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसके आगे जाएंगे कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, और रिसर्च को हमने स्टार्ट कैसे लेना है। इट इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। और इसका एम क्या है? दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विद इन द फील्ड। अब वो फील्ड कोई भी हो सकती है, मेडिकल की फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, आप उसमें उसके नॉलेज में एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये मेन स्टेप्स का यहाँ पर जिक्र है: कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसलिए जिक्र किया है कि हम बेसिकली मेडिकल रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च को आज हमारा फोकस है बेसिकली, ठीक है। तो रिसर्च, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिसर्च। जरूरत क्या है इसकी? जरूरत इसकी इसलिए है कि सपोज आपने कोई ड्रग इन्वेंट की, ठीक है, और आप उस ड्रग का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं पेशेंट पर। मैं बहुत बेसिक सी एग्जांपल दूंगी, वो इसलिए कि डिफरेंट फील्ड के हमारे पास ऑडियंस है, तो सबको बेसिक एग्जांपल से एडवांस एग्जांपल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। सपोज अगर आप डिस्प्रिन ऑलरेडी इन है, ठीक है, सर दर्द के लिए यूज की जाती है, आपने पैनाडोल बना ली। पैनाडोल तो इन्वेंट हो गई, अब आपने उस पैनाडोल का इफेक्ट चेक करना है। तो अब उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए आप डायरेक्ट तो नहीं आप पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देंगे, रेकमेंड करना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले उसकी सेफ्टी एफिकेसी चेक करेंगे, और वो चेक कैसे होगी? रिसर्च की हेल्प से, ठीक है। तो नंबर वन, एडवांसिंग नॉलेज। नॉलेज को एडवांस करने के लिए, प्रैक्टिस को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, आप किसी भी सेटअप में हो, आपने कोई भी न्यू स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, कोई पॉलिसी बनानी है, या कोई न्यू डिस्कवरी करनी है, या कोई डायग्नोस्टिक टूल आप डेवलप कर रहे हैं, कोई न्यू मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है, आप टीचिंग फील्ड में है, कोई न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिकली पहले रिसर्च करनी होगी।
ठीक है, रिसर्च का मतलब ये है कि अब आपने सबसे पहले उसके एक छोटे लेवल पर इफेक्ट्स चेक कर लिए कि कहीं आप जो अप्लाई करने लगे हैं वो बेनिफिट के बजाय हार्मफुल एस्पेक्ट्स उसके ज्यादा तो नहीं है। ठीक हो गया। देन पॉलिसी डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जैसे भी मैंने जिक्र किया कि न्यू ड्रग होगी, आपने डायग्नोस्टिक टूल कोई न्यू डेवलप कर लिया। और थर्ड चीज क्वालिटी इंप्रूवमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली वहां पर कोई आप इनोवेशंस करवाएंगे, वहाँ के जो प्रोसीजर या प्रोटोकॉल्स हैं, और उन इनोवेशंस के लिए आपको रिसर्च की हेल्प चाहिए। ठीक हो गया। जिसका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई रिस्पॉन्स योर क्वेरी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन हेल्थ केयर। वो पहले वाला जनरल एस्पेक्ट था, अभी यहाँ पर स्पेसिफिकली हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। पेशेंट्स, पेशेंट्स की इम्प्रूवमेंट कैसे हम कर सकते हैं उनके लिए एक्सक्यूज मी ट्रीटमेंट मैडम, सजेस्ट करके। जी जी। ये एक मैसेज आया है। मैडम अदीबा हैं, वो कह रही हैं कि आवाज़ में जो है वो थोड़ा इशू आ रहा है। तो बाकी सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें आप साथ साथ। जी, एनीवन प्लीज सॉरी कंफर्म। जी जी, आपकी क्लियर है आवाज। फिर शायद अदीबा आपकी तरफ शायद इंटरनेट इशू होगा जिसकी वजह से डिस्टॉर्ट हो रही है। चलें आप ठीक है। डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा से जी जी। कनेक्ट करें प्लीज। जी आप कैरी करें मैडम। प्लीज। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पेशेंट्स की इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम, बेटर पेशेंट एक्सपीरियंस, इंक्रीज एक्सेस टू इनोवेटिव थेरेपीज, एंड देन इन केस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रिसर्च इन्फॉर्म्स क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। आप रिसर्च की बेसिस पर जब आप फाइनल कंक्लूजन अपना निकालते हैं ना, तो आप उसी की बेसिस पर फिर आप अपनी जो गाइडलाइंस हैं या प्रोसीजर प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ के सेटअप के आप उसमें चेंजेस लाते हैं। ठीक है, अगर आपको उस रिसर्च से पता चला कि हमारा फला एस्पेक्ट अगर इम्प्रूव हो जाता है तो वो पेशेंट्स के लिए भी यूजफुल है और हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी यूजफुल है, तो फिर आप रिसर्च की बेसिस पर ही वो इनोवेशंस लेकर आते हैं। देन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे और फिर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये है कि सपोज डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, पंजाब के अंडर जितने भी डिफरेंट सिटीज हैं, डिफरेंट सिटीज के हॉस्पिटल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। सपोज हाइपरटेंशन की हम चेक करते हैं कि वो चाह रहे हैं कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हम मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं हम उनमें हाइपरटेंशन का फैक्टर चेक करना चाह रहे हैं कि कितना प्रेवलेंट है, या फिर स्ट्रेस को देख रहे हैं कि कितना स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स में। तो इसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आपस में कोलैबोरेट करके भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मल्टी सेंटर स्टडी। अगर एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक ही अगर रिसर्चर ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया और वहीं से डाटा हो रहा है कलेक्ट, तो वो सिंगल सेंटर स्टडी कहलाती है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने में भी रिसर्च हेल्पफुल होती है। देन पॉलिसी मेकर्स, रिसर्च की बेसिस पर हम पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। एंड देन इन सोसाइटी, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी सॉरी उसकी हेल्थ के लिए हमें जो फर्स्ट लेना है दैट इज बेसिकली द रिसर्च। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स हैंग। Sorry, it is not moving to the next slide. Yes, here. Now the types of research. अब रिसर्च कितनी टाइप्स की हो सकती है, यहाँ पर मैंने बेसिक लेवल पे जो सी रिसर्च की हम डिफरेंट एस्पेक्ट से जब देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हो सकती हैं। एनी हाउ, द फर्स्ट मोस्ट इज अ बेसिक रिसर्च। ये मैंने एक समराइज्ड फॉर्म में यहाँ पर रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च को बताया है, इससे आगे स्लाइड्स में इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है।
Then next one is applied research, then clinical and the translational research. वन बाय वन अब इन टाइप्स को हम फर्दर स्टडी करते हैं. बेसिक रिसर्च. बेसिक रिसर्च में क्या है कि आप जो ऑलरेडी थेरीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड थेरीज हैं, ठीक है, आप उन्हीं को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं. फर्दर उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, इन डेप्थ उसकी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक रिसर्च. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लोर थ्योरीज, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड एस्टैब्लिश फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स. थ्योरी से ही आप न्यू थ्योरीज इवॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो वो बेसिक रिसर्च में है. स्टडीज, अब इसमें एग्जांपल क्या है? स्टडीज ऑन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस, जेनेटिक स्टडीज, एनिमल मॉडल रिसर्च के ऑलरेडी डेवलप्ड रिसर्च के मॉडल हैं, कुछ जेनेटिक स्टडीज हैं, आपने जीन्स को स्टडी किया और उनको आप फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं. देन अप्लाइड रिसर्च. अब बेसिक रिसर्च तो आपने कहा कि आपने बेसिक लेवल पर की. अप्लाइड रिसर्च नेम से आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करेंगे अब आप. ठीक है, इसमें आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ये चीजें. अप्लाइड रिसर्च सीक्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. कि आपने इसमें जो रिसर्च में स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन जो रिजॉल्व किया, सॉल्व किया, अब आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, तो ये अप्लाइड रिसर्च में आप करते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस इमीडिएट इश्यूज एंड ट्रांसलेट फाइंडिंग इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. कि आपको कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम इवॉल्व हो जाती है आपके सेटअप में, आप उस पर रिसर्च करें और आप को जब उसके एस्पेक्ट्स पता चले, जो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स पता चले, आप उन पॉजिटिव फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट अल्ट्रेशंस लेकर आए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर वो आपकी प्रैक्टिकली आपने वो रिसर्च को अप्लाई किया. दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च. इसमें फर्दर एग्जांपल आप यूं भी कह सकते हैं, न्यू ड्रग आपने डेवलप की, कोई मेडिकल डिवाइस, कोई डायग्नोस्टिक टूल या कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप डेवलप कर रहे हैं. देन क्लिनिकल रिसर्च. क्लिनिकल रिसर्च इज स्पेसिफिकली विद द ह्यूमन सब्जेक्ट्स. जब आप की जो स्टडी पार्टिसिपेंट है, जो आपकी पॉपुलेशन है, वो अगर आपकी दैट इज कंप्राइज ऑफ योर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, आपके स्टडी सब्जेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स है, तो फिर दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज द क्लिनिकल रिसर्च. टू जनरेट एविडेंस फॉर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड रेगुलेटरी अप्रूवल. आप बेसिकली इसका मेन एम ये होता है कि आपने क्लिनिकल क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं. ठीक है, ह्यूमन सब्जेक्ट्स को अपनी स्टडी पार्टिसिपेंट में काउंट करके. और इसमें एग्जांपल्स क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, ये वाली डिफरेंट टाइप्स के स्टडी डिजाइन है जो आगे फर्दर स्टडी डिजाइन वाले जब हम टॉपिक पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह. देन एथिक्स. एथिक्स तो हर जगह पर पाए जाते हैं. सिमिलरली रिसर्च में भी एथिक्स के बगैर आप रिसर्च नहीं कर सकते. आपको एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल अप्रूवल रिसर्च का लाजमी होता है, आपने लेना होता है. ठीक है, यानी कि अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर आप पैराडोल आपने इन्वेंट की और अब आप डायरेक्ट उसको ह्यूमन बींग्स पर नहीं अप्लाई कर सकते. आपको उसको आप उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एथिकल अप्रूवल पहले चाहिए. ठीक है, आप जिस भी हॉस्पिटल में हैं, जिस भी सेटअप में हैं, आपको वहाँ की हर इंस्टीट्यूट की ना एथिकल कमेटी होती है. इंस्टीट्यूशनल एथिकल रिव्यू बोर्ड भी बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी बोला जाता है. इस कमेटी का क्या काम है कि आप उस रिसर्च का सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं. ठीक है, और वो प्रेजेंट करते हैं एथिकल कमेटी को. एथिकल कमेटी उसमें एथिक्स के एथिकल कंसर्न्स जो से हैं उस एस्पेक्ट से उसको प्रॉपर्ली स्टडी करती है. जिससे अगर तो उसमें कोई एथिकल कंसर्न आते हैं तो वो रेज करेगी, और उन एथिकल कंसर्न को रिजॉल्व कैसे करना है वो उन चीजों के सॉल्यूशन आपको दे रही होगी. ठीक है, उन एथिकल कंसर्न के सॉल्यूशन बेसिकली आपको देती है. इसका मेन पर्पस ये है कि कहीं आप जो रिसर्च कंडक्ट करने लगे हैं वो पेशेंट्स के लिए हार्मफुल तो नहीं है, कहीं उसमें पेशेंट के लिए किसी किस्म का डेंजर तो नहीं है. जैसे आपको मैंने कहा कि आप कोई न्यू ड्रग बना रहे हैं और वो डायरेक्ट पेशेंट पे देना शुरू कर दें, पेशेंट उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होंगे, आपके जो पेशेंट्स हैं वो बीमार होना शुरू हो जाएं ठीक होने के बजाय. ठीक है, और सपोज अब अगर आप एक जेनेटिक स्टडी करते हैं, ठीक है, और आप वो जेनेटिक स्टडी, उससे पहले सबसे पहले इसमें जो कंसर्न आएगा एथिकल कंसर्न वो ये आ जाएगा कि आप
जेनेटिक स्टडी के लिए तो आपको डीएनए चाहिए, और जब डीएनए आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डीएनए से बैग पर डीएनए से आपको उस पेशेंट की या उस इंडिविजुअल की सारी हिस्ट्री पता चल सकती है। ठीक है। और वो अगर डीएनए आप जो पेशेंट का डाटा है आप उसकी केयर नहीं करते और वो सैंपल कोई और बीच से निकाल ले, ठीक है, वो चोरी हो जाए सैंपल, तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू बन सकता है। ठीक है। इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए एथिकल कमेटीज बनाई गई हैं। तो किस किस्म के एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं जिसको हमें कैटर फॉर करना चाहिए व्हाइल डूइंग द रिसर्च? तो नंबर वन तो इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल आपने लेना ही है। नंबर टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि जब भी आपने रिसर्च करनी हो, आप ह्यूमन बींग्स पर रिसर्च कर रहे हैं, उनमें स्टूडेंट्स हैं, कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं, आपको सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है अपनी रिसर्च के लिए। आप उन्हें उस एक कंसेंट स्टेटमेंट होती है जिसमें आप कहते हैं कि मैं फलां रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ एंड आई नीड योर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। ठीक है। और उसमें आप उस रिसर्च से रेलिवेंट आप उसको कंप्लीट डिटेल देते हैं कि उसकी एनोनिमिटी को मेंटेन रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी इंश्योर्ड, और डाटा जो है वो बिल्कुल भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और डाटा ओनली फॉर रिसर्च पर्पस यूज किया जाएगा, कहीं पर भी उनका नेम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें होती हैं जो कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट में होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, रिस्क मिनिमाइजेशन, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस, क्या पेशेंट के जो को उससे जो फायदा होगा वो, और जो उसमें हार्मफुल एस्पेक्ट अगर आते हैं आप वो सब इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को। जस्टिस, जस्टिस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट अगर कर रहे हैं आप उसमें भी देखें सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी, ऐसी चीजें नहीं। ठीक है। जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, वल्नरेबल पॉपुलेशंस, वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे बच्चे हो गए या कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स होगी, इन चीजों का आपने ये एथिक सारे एथिकल कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो रिसर्च है इन सब से इन सब एथिकल कंसर्न इन सब एथिकल कंसर्न्स को आपने अंडरटेक करना होता है। This was the end of introduction to healthcare research. Should we move on to the module 2, the research proposal writing? Anybody who has a question? No, ma'am, please carry on. Okay. Research proposal writing. Uh, just a minute, wait. Let me do it. जी एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ जी। जी मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आ रहा है तो वो काइंडली नोट कर लें अपने पास। तो बेहतर ये होगा कि सेशन के लास्ट में आप लोग बेशक मैसेज कर के भी पूछ सकते हैं, या तो वैसे भी जो है आप फिर हम फाइनली लास्ट में डिस्कशन का 5 या 10 मिनट का सेशन रख सकते हैं, या अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप साथ साथ भी पूछ सकते हैं। जी मैडम ठीक है, आप करें, कैरी करें। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक आर्टिकल भी डाउनलोड करके रखा हुआ था एज एन एग्जांपल, ताकि मैं आपको आर्टिकल के साथ भी समझाऊं। खैर पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। ठीक है। और ये आप ये वाला जो आपका मॉड्यूल है ना, ये आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है चैप्टर्स इन आर्टिकल, उसका 70% ये मॉड्यूल आपका कवर कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए आपको इस मॉड्यूल को आपने गौर से सुनना है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप चैट में लिख सकते हैं, और आप लोग अपने पास नोट कर लें, लास्ट में हम उसके आंसर कर देंगे इंशाल्लाह। और इस मॉड्यूल के बाद फिर हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे और फिर हम उसके बाद थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिसर्च प्रपोजल, इसको हम रिसर्च साइनॉप्सिस भी कहते हैं। किसी को पता है ये क्या होता है? एनीबॉडी हु कैन आंसर प्लीज? सबको समझ आ रही है? Yes, ma'am. राइट फ्रॉम। या तो सबको बहुत ज्यादा समझ आ रही है या फिर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ऐसा कोई।
या तो वाकई सबको सब समझ आ रहा है, या तो किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। प्लीज कंट्रीब्यूशन दें, तो ये सेशन थोड़ा जो है अंडरस्टैंडिंग और एक लर्निंग होगी, मिलके ही चीज़ आइडियाज होंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टअप है तो इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूव होंगी मजीद। आई थिंक तो आई थिंक इस मॉड्यूल में सबके क्वेश्चंस रेज होंगे, क्योंकि सबको इसी स्टेप से गुजरना पड़ता है जी सबसे पहले, जी और सबसे मैं भी। डिफिकल्टी होती है इसी में ही है। ओके। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और 8 मिनट्स रह गए हैं इस सेशन को। इसके बाद आप दोबारा इसी लिंक से ही ज्वाइन कर लीजिएगा बेशक मीटिंग को, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस मॉड्यूल को कंप्लीट करके मैं आपको ब्रेक दूंगी, ठीक है। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल, इसको ना आप यूं समझ लें कि आपने आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल के लिए आपने जो प्लानिंग करनी है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। ठीक हो गया। आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपका प्लान स्ट्रक्चर है, जिसको आपने एक्चुअली बेस बनाया, और आपने इसी की बेसिस पर अपना आर्टिकल करना है। यूं समझते हैं एक बर्थडे पार्टी अरेंज करवानी है, और आपने उसके लिए सबसे पहले सारा उसका प्लान करना है। वो जो उसकी प्लानिंग होगी ना, वो उसका रिसर्च प्रपोजल होगा, और जब बर्थडे पार्टी आपने अरेंज की तो वो उसका आर्टिकल हो जाएगा। ठीक हो गया। अ कंसाइज प्लान आउटलाइनिंग अ प्रोपोज्ड स्टडी, जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आप उसका एक कंसाइज प्लान बनाते हैं कि आपने एक्चुअली करना क्या है। इसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है, सिग्निफिकेंस स्टडी की बतानी है, और मेथोडोलॉजी बतानी होती है। ठीक हो गया। अभी जो इसके अंदर जो फर्दर इसके सब पार्ट्स आते हैं, या इसकी हम सब हेडिंग्स कह दें, वो मैं आपको वन बाय वन सारी बताऊंगी। डिफाइन हम इसको कैसे करते हैं? रिसर्च प्रपोजल इज अ structured document that explains the purpose and rationale of a research project, कि आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं उसका एक्चुअल मकसद क्या है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उससे फायदा क्या होगा। अगर आप पेशेंट्स पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम उनमें देखी, या फिर आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा, पेशेंट को क्या फायदा होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा। ठीक है। देन इट आउटलाइंस द प्रॉब्लम एड्रेस्ड। रिसर्च प्रपोजल में आप सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम है, वो आप एड्रेस करते हैं, इन्वाइट करते हैं। और रिसर्च क्वेश्चन की हेल्प से आपको हाइपोथेसिस राइट, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस मोर और लेस सेम होते हैं। ठीक है, एनी हाउ। और फिर आप मेथोडोलॉजी बताते हैं। मेथोडोलॉजी का मतलब है कि आप स्टार्ट टू एंड किस तरह से अपना जो स्टडी है उसको कंडक्ट करेंगे। और ये जो मेथोडोलॉजी हो रही होती है, इट इज होल सोल स्क्रोल और रोम्स अराउंड द डाटा कलेक्शन, कि आपने बेसिकली डाटा कलेक्शन कैसे करना है और उसको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है। देन दिस डॉक्यूमेंट इज ऑफन यूज्ड टू सिक्योर फंडिंग, एथिकल अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ द फॉर द रिसर्च। इसमें आप इस तरह की भी चीजें फंडिंग बता रहे होते हैं, कि अगर आपको कोई यूं समझ लें कि पेशेंट्स को फॉलो अप करना है, तो पेशेंट्स को ऑब्वियसली आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा अपने सेटअप में, कि आप 1 महीने बाद दोबारा विजिट करें। तो जब वो दोबारा विजिट करेंगे तो वो जो एक्सपेंसेस आएंगे वो कौन बियर करेगा। ठीक है। या आपने रिसर्च कंडक्ट की, तो उसमें कोई डिवाइस यूज हो रही है, जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो डिवाइस, फॉर एग्जांपल एक्पेला डिवाइस है, या कोई स्पायरोमीटर है, वो इस तरह से यूज करना चाह रहे हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन में पेशेंट यूज नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है, सॉरी डिजिटल स्पायरोमीटर होता है, वो यूज नहीं कर रहे। तो जब इस तरह की कोई डिवाइसेस आ जाती हैं, कोई न्यू ड्रग आ जाती है, तो उसके पैसे कौन भरेगा? दैट कम्स इन फंडिंग। ठीक है। एथिकल अप्रूवल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सपोर्ट फॉर द रिसर्च की, ये आपका जो प्रीवियसली स्टडीड पब्लिश्ड रिसर्च लिटरेचर है, उसको कैसे सपोर्ट करेगा, उसमें कंट्रीब्यूट कैसे करेगा। ये आपकी स्टडी जो रिसर्च प्रपोजल होता है, वो इन सब चीजों को कवर कर रहा होता है। देन ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो जब मेथोडोलॉजी रिसर्च प्रपोजल की लिखते हैं, तो वो उसमें टेंस जो है वो डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं। क्या फ्यूचर टेंस में हमेशा होती है कि मैं ये काम करूंगा इन फ्यूचर, क्योंकि आपने ये प्लान बनाया है। आप आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि मैं आप सॉरी स्टडी की बात कर रहे हैं कि मैं इस स्टडी को कैसे कंडक्ट करूंगा। ठीक है। और इसके नीचे मैंने एक लिंक दिया है, इस लिंक में
जो साइनॉप्सिस की मेन हेडिंग्स है वो मैंने दी हैं और वो सारी समझाई दी है। ठीक है, अभी मैं वो मेन हेडिंग्स आपको और साथ एक आर्टिकल ओपन करके दिखाऊंगी, और उस आर्टिकल की हेल्प से जो है ना मैं आपको सारा साइनॉप्सिस का स्ट्रक्चर समझा दूंगी। ठीक है, अजान शुरू हो गई है, जस्ट 3 मिनट्स के लिए स्टॉप करते हैं, और तब तक मैं वो फाइल्स भी ओपन कर लेती हूँ और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। Okay, ma'am. Thank you. आई थिंक ये 3 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग को, तो मेरे ख्याल से न्यू मीटिंग से ही हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तब तक अजान भी कंप्लीट हो जाएगी। थिंक हम इस सेशन को 7 o'clock स्टार्ट कर लेते हैं। जो मैंने ब्रेक बाद में देनी थी वो आप अभी ले लें, और फिर जो है ना हम इसको एक ही फ्लो में आगे आर्टिकल राइटिंग पे भी कर लेंगे। क्या ख्याल है सर उजैर, प्लीज? जी मैडम, ठीक रहेगा क्योंकि आई थिंक कि 15 मिनट मिल जाएंगे। नमाज तब तक बंदा पढ़ सकता है इसमें। तो ऑडियंस में से कोई हाँ जी ठीक है, फिर 7 o'clock दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक है ऑडियंस, ठीक है, ओके, इंशाल्लाह 15 थैंक यू। मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह इसको फिर कैरी करेंगे 7 o'clock पे। इसी ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, फिर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।